अच्छा, हमने बात की थी कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक हमने कहा इनकम स्टेटमेंट और एक हमने बोला बैलेंस शीट। देखो, ये 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग है तुम्हारे पास: इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। इनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दोगे। पहला ग्रुप इनकम और एक्सपेंसेस का, और इसकी मदद से हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। क्या बनाएंगे? इनकम स्टेटमेंट, यानी इनकम और एक्सपेंसेस। तो असल में इनकम स्टेटमेंट बनाने का मकसद क्या होता है कि हमें अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि बिजनेस ने हमें प्रॉफिट कितना दिया है। और प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो इनकम माइनस एक्सपेंसेस। और गौर करो कि मैंने यहां पर सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखा है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंसेस तो एसेट है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स को तो हम एसेट मानते हैं। तो प्रॉफिट क्या होगा? जो भी हमने इनकम जनरेट की है, जो भी हमने पैसे कमाए हैं अपने बिजनेस से, और जो भी हमने खर्चे किए हैं, तो इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। और प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जो भी स्टेटमेंट होती है उसको हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। एक पेज की स्टेटमेंट होगी, ऐसे एक पेज की स्टेटमेंट होगी। यहां पे आपने ऊपर अपना इनकम लिख देना है, जिसको कि आप रेवेन्यू कहते हो, और उसके बाद आपने यहाँ पे अपने नीचे एक्सपेंसेस लिख देने हैं, और सारे एक्सपेंसेस इसमें से माइनस करवा के यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट बन जाता है। ये पहला हमारा दो एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग को मिला के पहली स्टेटमेंट इनकम और एक्सपेंस बनाएंगे। और ये जो दूसरी जो स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट जिसको कहते हैं, ये बाकी की जो 3 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग होंगे, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, इनको मिलाकर हम बैलेंस शीट की इक्वेशन बनाते हैं। तो बैलेंस शीट में हम जो जिस तरह हमारे पास एक इनकम स्टेटमेंट की इक्वेशन है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस, और इनकम और एक्सपेंसेस को यूज करेंगे। बैलेंस शीट की इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। और आप कह सकते हो कि एसेट इज इक्वल टू इक्विटी माइनस लायबिलिटी। इस वाले को आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए, इसको हम अभी नहीं देख रहे, इसको आप भूल जाए। चले, इसको मैं व्हाइट कलर में यहां से रिमूव कर दूं। बस इतना आप देख लीजिए अभी कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये यानी दूसरे जो आपके पास दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको बैलेंस शीट कहते हैं। बैलेंस शीट हम बनाएंगे एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल से। पांचों एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग यूज हो जाएंगे। 2 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग यूज होंगे इनकम स्टेटमेंट के लिए, और 3 यूज होंगे बैलेंस शीट के लिए। और बैलेंस शीट की जो इक्वेशन है कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यानी किसी भी बिजनेस के एसेट हमेशा उसके कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर होंगे। अब इसको कैसे हम प्रूव करें? इसको हम ऐसे देख लेते हैं, मिसाल के तौर पे एक बड़ी आसान एग्जांपल मैं आपसे देता हूं कि लेट्स सपोज मनीष यहां पे मौजूद है। मनीष कहता है कि मनीष ने कंप्यूटर खरीदना है। किसी दुकान पे एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ है कि जी स्टूडेंट्स के लिए नोटबुक्स क्रेडिट पे दे रहे हैं, और कोई भी डाउन पेमेंट नहीं है, जीरो डाउन पेमेंट पे, जीरो इंटरेस्ट पे नोटबुक क्रेडिट पे दे रहे हैं। तो मनीष चले गया उस दुकान पे कि जी मैंने नोटबुक खरीदना है। तो कौन सा जी आपने लेना है? मनीष ने बोला कि सर ये वाला नोटबुक मुझे पसंद आया, इसकी प्राइस क्या है? उन्होंने बोला कि इसकी प्राइस आई डोंट नो $600 है। तो मनीष ने कहा जी यही लेना है मुझे। उन्होंने बोला कि मनीष आप कुछ एडवांस दोगे? तो इसने बोला कि जी मैं तो एडवांस लेके नहीं आया, क्योंकि मैंने आपका एडवर्टाइजमेंट पढ़ा था कि स्टूडेंट्स जो है उनको डाउन पेमेंट, जीरो डाउन पेमेंट पे नोटबुक दे रहे हो, एडवांस वगैरह कुछ नहीं है, क्रेडिट पे दे रहे हो। बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, क्रेडिट पे दे देते हैं। आप ये एक कॉन्ट्रैक्ट है क्रेडिट का, इसको साइन कर दो। $600 की नोटबुक है, इंटरेस्ट फ्री है, हर महीने $60 पे करोगे, और 10 महीने में ये आपकी हो जाएगी। मनीष ने बोला जी कोई बात नहीं, ये मेरा आईडी कार्ड है, स्टूडेंट आईडी आप रख लीजिए, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता हूँ। इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। उन्होंने एक कॉपी खुद रख ली, एक कॉपी मनीष को दे दी। अब मनीष ने नोटबुक उठाई, वो कॉन्ट्रैक्ट उठाया, और दुकान से बाहर निकल आया। अब जब दुकान से बाहर आया तो मनीष के हाथ में क्या है? एक हाथ में इसके पास नोटबुक है जो कि इसका एसेट है, और इसकी वैल्यू 600 है। और दूसरे हाथ में मनीष के एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि लाइबिलिटी है, क्योंकि इसने वो पैसे देने हैं,
इसने साइन किया हुआ है कि जी मैं आपको अगले 10 महीने में $60 करके ये पैसे वापस कर दूंगा। तो इसके पास लाइबिलिटी 600 है और कैपिटल मनीष का 0 है, क्योंकि इसने कोई पैसा तो उसमें लगाया ही नहीं उस नोटबुक में। मनीष के बाद नूर ने पूछा कि मनीष ये नोटबुक तो तुम्हारी मुझे बहुत अच्छी लगी, कहां से ली? फलां जगह से ली, क्रेडिट पे दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। नूर ने कहा जी मैंने भी लेनी है। अब नूर भी गई, इन्होंने भी वही नोटबुक पसंद की, लेकिन नूर ने कहा कि मैं थोड़ा सा पैसा एडवांस देना चाहती हूं ताकि मेरा हर महीने $60 का इंस्टॉलमेंट ना बने। मैं $200 खुद दे दूंगी और $400 का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया नूर ने। नूर के बाद जो है वहां पर और कौन रह गया है? महविश चली गई। महविश ने कहा जी मैंने भी नोटबुक लेनी है, मुझे भी यही नोटबुक पसंद आई है, लेकिन मैं 50% डाउन पेमेंट कर दूंगी और 50% जो है वो मेरा आप क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो अब इन तीनों के पास तो नोटबुक एक ही जैसी है, वही $600 का HP का नोटबुक है, लेकिन मनीष ने उसमें कोई इन्वेस्ट नहीं किया। नूर ने $200 लगाए, महविश ने $300 लगाए। तो हर दफा आपने देखा कि इक्वेशन की दोनों तरफ बराबर हैं। 600 इधर आता है, 600 दूसरी तरफ आता है। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बिजनेस में भी यही होगा। बिजनेस में रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों ट्रांजैक्शन होगी, लेकिन हर ट्रांजैक्शन के बाद बिजनेस की जो बैलेंस शीट है वो हमेशा बराबर ही रहेगी, बराबर ही रहनी चाहिए। अब इसका नाम है जी बैलेंस शीट, इसका दूसरा नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब फाइनेंशियल पोजीशन से क्या मुराद है ये तो मुझे नहीं पता, ये आप बताओगे। सबसे पहले तो मैं पूछता हूं मनीष से। मनीष आपका क्या ख्याल है, यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन किसकी है और सबसे वीक पोजीशन किसकी है? क्या समझ आता है किसकी पोजीशन ज्यादा बेहतर है, किसकी पोजीशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? एसेट सर। नहीं, एसेट तो सबके बराबर है। मैं इसकी मेविश की पोजीशन सबसे बेहतर है, क्यों मनीष, आपको क्यों ऐसा लगा? कैपिटल और लायबिलिटी 50-50 है ना। क्योंकि देखो ना, मनीष की तो पोजीशन बिल्कुल 0 है, क्योंकि मनीष ने 600 का एसेट है, 600 की लायबिलिटी है। अगर ये नोटबुक बेचेगा तो 600 की लायबिलिटी पे करेगा और खाली हाथ घर चला जाएगा। लेकिन महविश जो है 600 की नोटबुक को अगर बेचेगी तो लायबिलिटी 300 है और 300 इनके अपनी जेब में चला जाएगा। यहां पे एक चौथा स्टूडेंट भी था, एनी। एनी ने भी 600 की नोटबुक ली, लेकिन एनी ने सिर्फ $100 का क्रेडिट लिया और सॉरी $500 खुद लगाए और क्रेडिट सिर्फ $100 का लिया। तो हम कहते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन से मुराद है कि रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटी। ये जो एसेट और लायबिलिटी का रिलेशनशिप है इसको हम फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं, कि किसी भी बिजनेस के पास एसेट कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है। वो एसेट और लायबिलिटी का जो रिलेशनशिप है उसको आप फाइनेंशियल पोजीशन कहते हो। मैं आपको इसको एक और तरीके से समझाता हूं। देखिए, ये मनीष या नूर या महविश या एनी नहीं है, ये मिसाल के तौर पे एक कंपनी है। इस कंपनी की ये 2010 में पोजीशन है, ये इनकी पोजीशन 2011 में है, ये इनकी पोजीशन 2012 में है, ये इनकी पोजीशन 2013 में है। आपको क्या लगता है कि इन 4 सालों के दौरान इस बिजनेस में क्या हो रहा है? लायबिलिटीज बढ़ रही है या कम हो रही है? हाँ, लायबिलिटीज कम हो रही हैं, बिजनेस का कैपिटल बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये बिजनेस इंप्रूव कर रहा है। 3-4 साल का अगर हम डेटा देखें, लेट सपोज अगर हम सिर्फ 3 साल का डेटा ही देख लें, तो हमें लगता है कि ये बिजनेस ने इंप्रूवमेंट हुई है, क्योंकि कैपिटल बढ़ता चला जा रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है। याद रखना, एसेट हमारे लिए अच्छी चीज होती है क्योंकि ये हमारी ओनरशिप है। लायबिलिटीज हमारे लिए अच्छी नहीं होती। लायबिलिटीज ऑब्लिगेशंस है ना, जितनी ऑब्लिगेशन ज्यादा होगी इससे मुराद है आपने बहुत से लोगों को पैसे देने हैं। आप समझ लो कि लायबिलिटी आपका उधार है, लायबिलिटी आपका कर्ज है, ये तो कर्ज है। तो अगर आपका कर्ज बढ़ता चला जा रहा है
या कम होता जा रहा है, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। अगर मैं 2010, 11, 12 से देखूं तो नजर, अब ये कंपनी है, ये मनीष या महविश नहीं है, ये अल्फा कंपनी की सिचुएशन है। अल्फा कंपनी 2010 में बैलेंस शीट ऐसे नजर आती थी, 2011 में ऐसे नजर आ रही है, 2012 में ऐसे नजर आ रही है। तो आप कह सकते हो कि अल्फा कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है ये बेहतर हो रही है। लेकिन अगर मैं इन नंबर्स को चेंज कर दूं, मिसाल के तौर पे मैं इसको 2012 कर दूं और इसको मैं 2010 कर दूं, तो फिर क्या नजर आ रहा है कि 2010 में लाइबिलिटी कम थी, लेकिन आगे चलता चला जा रहा हूं लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं। अल्फा कंपनी जो है वो उसके पास कैपिटल जीरो हो गया, कर्ज बहुत बढ़ गया। समझ गए मेरी बात? देखो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एसेट बहुत अच्छी बात है, एसेट बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास कितना एसेट है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि आपने ये एसेट कैसे लिया, आपने ये एसेट किन पैसों से लिया, क्या आपने ये एसेट अपनी इन्वेस्टमेंट से लिया या आपने बाहर से उधार लिया। देखिए, मनीष आए, मनीष ने बोला कि सर ये देखो मैंने गाड़ी खरीदी बहुत जबरदस्त। बोला मनीष कौन सी है? बोला सर पता नहीं, फेरारी है, पोर्शे है, क्या है, आई डोंट नो। मनीष कितने की थी? सर $100,000 की गाड़ी है। $100,000 लुक्स नाइस। मनीष तुम्हारा इसमें कितना पैसा है? मनीष बोलता है सर मेरा इसमें $10,000 है, $90,000 मेरा बैंक क्रेडिट है। अभी आपको क्या लगता है, इज ही द ओनर ऑफ द कार? क्या ये अपने आप को गाड़ी का मालिक कह सकता है? आंसर है नहीं। आप गाड़ी के ओनर सिर्फ 10% पर है, 10,000 पे है, क्योंकि 90,000 आपने बाहर से लिए। तो बैलेंस शीट आपको क्या बताती है? बैलेंस शीट आपको बताता है कि आपके पास किसी भी बिजनेस में एसेट कितने हैं और लाइबिलिटीज कितनी है। ये बैलेंस शीट का मकसद है, एसेट्स और लाइबिलिटी। और एसेट और लाइबिलिटी की जो रेशियो होती है उसको हम फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। ये हमारी दो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जी। और दो वर्ड्स हमने यहां पे सीखने हैं, एक हम कहेंगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एक हम कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है ये इनकम स्टेटमेंट से आती है, इनकम स्टेटमेंट से, और इसका मतलब होता है अबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट, अबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट, कि आपके पास प्रॉफिट कमाने की कितनी काबिलियत है। आप कहते हो लास्ट ईयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाज नॉट गुड, कि पिछले साल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। इससे मुराद ये कि पिछले साल हमने अच्छा प्रॉफिट नहीं कमाया। और फाइनेंशियल पोजीशन जो है ये एसेट और लायबिलिटी के दरमियान रेशियो है, कितने एसेट कितनी लायबिलिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिजनेस को देखना कि बिजनेस के पास एसेट कितने, लायबिलिटी कितने। यहाँ पे एक बिजनेस ए है, एक बिजनेस बी है, एक बिजनेस सी है। मेरे पास तीन तरह के बिजनेसेस हैं। इन तीन तरह के बिजनेसेस में इनके एसेट देखूंगा और लायबिलिटी देखूंगा। मिसाल के तौर पे यहां पे लिखता हूं, बिजनेस ए बी सी, एसेट कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इस बिजनेस के पास एसेट 1 मिलियन का, इसके पास भी 1 मिलियन का, इसके पास भी 1 मिलियन का। लेकिन इससे यह मुराद नहीं है कि तीनों बिजनेसेस एक ही जैसे हैं। हमने देखना है कि ये 1 मिलियन के एसेट उस बिजनेस ने कैसे परचेज किए। कैपिटल 600, लायबिलिटी 400। कैपिटल से मुराद ये है कि बिजनेस ने खुद कितना इन्वेस्ट किया और बिजनेस ने बाहर से कर्ज कितना लिया, उधार कितना लिया। इस बिजनेस ने 500 खुद लगाया है और 500 बाहर से लिया है। इस बिजनेस ने 800 अपना पैसा लगाया है, 200 बाहर से लिया है। तो तीनों बिजनेस पे एसेट तो एक ही जितने हैं, लेकिन हमने देखना यह कि ये एसेट किस पैसे से खरीदा गया है, पैसे कहां से आए, और कितना पैसा बिजनेस ने या शेयर होल्डर्स ने लगाया और कितना पैसा आपने बाहर से उधार लिया। जो बाहर से लिया हुआ है
वो लाइबिलिटी है, जो खुद लगाया हुआ है वो कैपिटल है। ये है जी आपका बैलेंस शीट का मकसद। अगला टॉपिक आता है जी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते क्यों हैं। यानी अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें पूरा महीना वो अकाउंटिंग एंट्रीज करनी पड़ेंगी, डेटा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, महीने के आखिर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। भाई क्यों बनाएंगे? इसलिए बनाएंगे टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी इनकम स्टेटमेंट, and changes in the financial position, cash flow of an entity that is useful to a wide range of users in making economic decisions. आसान अल्फाज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का मकसद ये है कि हम बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी प्रॉफिटेबिलिटी देखना चाहते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि उसके एसेट और लायबिलिटी देखना चाहते हैं। और क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, वाइड रेंज ऑफ यूजर्स, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डिसीजंस लेने हैं, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग करनी है। ये बहुत सारे लोग कौन से हैं? देखिए ना, एम्प्लॉइज हैं, मैनेजमेंट है, इन्वेस्टर्स हैं, फ्यूचर इन्वेस्टर्स हैं, लेंडर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं। इन सब लोगों को अभी किसी बंदे ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने हैं पैसे, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है कि इस कंपनी के पास प्रॉफिट कितना है, इनके पास लायबिलिटीज कितनी है, क्या ये बिजनेस ऑलरेडी डूबने के करीब है या ये एक फ्लरिशिंग बिजनेस है, मैं इसमें इन्वेस्ट करूं या ना करूं। इन्वेस्टर भी देखेगा, आपके सप्लायर ने भी देखना है कि उसने आपको क्रेडिट देना है कि नहीं देना, आपके बैंकर ने भी देखना है कि उसने आपको लोन देना है कि नहीं देना। इवन आपके एम्प्लॉइज भी देखते हैं कि यार इस कंपनी में कोई रुकने का फायदा है कि नहीं। अगर ये कंपनी 2 साल के बाद बैंकरप्ट हो जाएगी, डूब जाएगी, तो मैं उससे पहले पहले ही निकल चलूं यहां से। तो सब लोग देखते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ लोगों को, यूजर्स, याद रखिए, याद रखिए, ये हम जो पढ़ रहे हैं इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं ये अवेलेबल होती हैं टू एवरीवन। क्या लिख दिया? एवरीवन, हर कोई, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जरूरी नहीं है कि बिजनेस वाले ही, यानी, और आमतौर पे हम बात कर रहे हैं बड़ी कंपनीज की जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, हर कोई देख सकता है। यानी आपको शायद हैरानी हो या आई डोंट नो, अगर आप देखना चाहते हो कि 2020 में फेसबुक ने कितना प्रॉफिट कमाया है, तो ये कोई ढकी छुपी मालूमात नहीं है। आप फेसबुक की वेबसाइट पे जाइए, उसके ऊपर एक सेक्शन होगा इन्वेस्टर रिलेशन, वहां पे फेसबुक के पिछले 3 सालों के आपको प्रॉफिटेबिलिटी, कैश, रिसीवेबल, एसेट सब कुछ मिल जाएगा। आप टोयोटा मोटर्स को देखना चाहते हो तो आपको अवेलेबल है, क्योंकि एवरीवन, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सब लोगों के लिए है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं इसको छुपा के रखूं, भाई तुम्हें नहीं बताना, जो मर्जी देखना चाहे, क्योंकि कोई भी शख्स टोयोटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना चाह सकता है। मैं आज इन्वेस्टर तो नहीं हूं, लेकिन हो सकता है मेरा कल दिल करे मैं टोयोटा के शेयर्स खरीदूं, मेरा कल दिल करे कि मैं फेसबुक के शेयर्स खरीदूं। तो मैं, जब ये मैंने शेयर्स खरीदने का फैसला करना है, तो मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, उस इंफॉर्मेशन को बुनियाद बना के मैं ये फैसला करूंगा। तो वो इंफॉर्मेशन मुझे कहां से मिलेगी? वो मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलेगी। तो मुख्तलिफ लोग जो हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं और मुख्तलिफ मकसद से देखते हैं। इन्वेस्टर जो है उसका देखने का कोई और मकसद होगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, एक सप्लायर है, मैं सप्लायर के पास गया, मैंने कहा यार मुझे क्रेडिट पे सामान दे दो $10,000 का। तो अब उसने ये फैसला करना है कि वो मुझे $10,000 का क्रेडिट पे सामान बेचे कि ना बेचे। मुझे बोलेगा भाई अपनी बैलेंस शीट दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे पास एसेट्स कितने हैं, मैं देखना चाहता हूं कि तुम 1 महीने के बाद मुझे $10,000 वापस कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे। उस सप्लायर को मेरे प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है,
उसको क्या ताल्लुक कि मैं प्रॉफिट कमाता हूं कि नहीं कमाता। वो सिर्फ ये देखेगा कि ये मुझे पैसे वापस कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। उसको हमारे प्रॉफिट से तो कुछ लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ हमारी कैपेसिटी देखनी है कि हम इस कैपेसिटी में हैं कि 1 महीने के बाद $10,000 वापस कर सके या ना कर सके। तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मकसद से देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 1, द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज अ वे ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल डेटा। इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग यानी ट्रांजैक्शन को लिख दिया, एनालाइजिंग उनको ग्रुप कर दिया कि ये रेंट एक्सपेंस है, ये सैलरीज एक्सपेंस है, ये इनकम है, ये एसेट है, कैटेगरीज बना दी, और फिर समरी बना दी। समरी जब बना दी तो यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी। आपके पास फाइनेंशियल डेटा मौजूद है और आपके पास पर्पस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल डेटा इज रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। ये हमारे पास, इसको हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, प्राइम एंट्री हम कहते हैं। ट्रांजैक्शंस आर एनालाइज्ड, एनालाइज से मुराद है कि हम उनकी ग्रुपिंग करेंगे, रेंट एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, रिसीवेबल, सबको अलग-अलग करेंगे और फिर इनको समराइज करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटी, ये अगला टॉपिक है हमारा।